गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद लखनऊ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से ऐसे टॉपिक कवर कर रहे हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन जो हो पूछे जाने के चांस हो। बात करेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत तो मुख्य रूप से हम जैसे हो जाएगा पहाड़, पहाड़ पर्वत नदियां, पहाड़ पर्वत नदियां, इन चीजों का हम अध्ययन कर रहे हैं। एक टॉपिक के अभी तक पहले टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग भारत का एक सामान्य परिचय देख चुके हैं। भारत का एक सामान्य परिचय देख चुके हैं जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा कि भारत की स्थिति कहाँ है। जैसे 8 4 से 37 6 68 60 से 97 डिग्री 2 5 मिनट जो भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध उत्तर पूर्वी में, को देखा। भारत के क्षेत्रफल को देखा, विश्व में कितना परसेंट है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, उनको देखा। इसके साथ ही कर्क रेखा जैसे भारत से गुजरती है उसको देखा। भारत के ग्रीनविच समय अर्थात भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है उसको देखा। इस संदर्भ में बात करेंगे, आज हमारा हो जाएगा सेकंड टॉपिक के अंतर्गत। सेकंड टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने मुख्य रूप से देखा है हिमालय, और हिमालय के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है उत्तरी हिमालय, उत्तरी हिमालय तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तरी हिमालय तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग हिमालय का ये कंप्लीट किया। बाह्य हिमालय क्या है, ठीक है। उसके बाद बृहद या महान हिमालय था। उसके बाद लघु या मध्य हिमालय का हमने देखा, और उसके बाद देखा हमने शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के साथ साथ हम लोगों ने उत्तर पूर्वी हिमालय यानी कि इसको भी अध्ययन किया। कौन सा हिमालय कहाँ से, कौन सी यहाँ की पर्वत चोटियां हैं, उन पर्वत चोटियों में कौन सी उसकी मुख्य चोटी है उसका अध्ययन किया। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, केटू हो गया, इन सारी चोटियों का हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया। आज हमारा सेकंड टॉपिक के अंतर्गत हमारा हो जाएगा टॉपिक नंबर थर्ड हो जाएगा सेकंड टॉपिक के बाद, और आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मुख्य रूप से हम जैसे अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं मैप लेके आया हूँ। हर पेज में आपको मैप मिलेगा, हर शब्द आपको जितने भी शब्द बोलूंगा वो आपको मैप में दिखाऊंगा, जिससे आपको आसानी होगी कि चीजें आपको समझ में आए। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मुख्य रूप से हम अरावली पर्वतमाला, उसके बाद विंध्यन की श्रेणियां जो है उनका अध्ययन करेंगे, मालवा का जो पठार है उसको देखेंगे, फिर हो जाएगा आपका सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद आपकी हो जाएगी महादेव, सतपुड़ा का जो ही पार्ट है महादेव की पहाड़ियां हो जाएगी। दक्कन का पठार हो जाएगा इसके अंतर्गत मुख्य रूप से। उसके बाद अगर हम देखें तो छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। इसी के अंतर्गत आपका हजारीबाग का पठार, रांची का पठार छोटा नागपुर पठार के पार्ट के रूप में आते हैं, तो उनका भी अध्ययन करेंगे। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो नीलगिरी की पहाड़ियां, जैसे साउथ में चले जाएंगे तो नीलगिरी की पहाड़ियां, उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ियां जिसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी होगी उसको देखेंगे। और सबसे दक्षिण की अगर बात करें, भारत की सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी तो कार्डमम की पहाड़ियां जो है उनका भी हम लोग। इसके साथ अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो आपका हो जाएगा गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों मेघालय में स्थित है, किंतु ये किसका हिस्सा है तो प्रायद्वीपीय भाग का ही हिस्सा है। उसको भी हम लोग प्रॉपर अध्ययन करने। एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करें तो हर बार कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जहां पे
इन टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछे, इन टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछे जाए। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है, आप कोई भी पेपर खोल के देख लिए ज्योग्राफी के अंतर्गत, इससे जरूर कोई ना क्वेश्चन। अरावली पहाड़ियाँ, जैसे इन पहाड़ियों को पढ़ते समय हम इस चीज का भी ध्यान देंगे, यहाँ से कौन सी नदियां निकलती हैं, यहाँ इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, यहाँ अगर कोई विशेष रूप से कोई झील स्थित है उसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे तो इसका एक प्रॉपर परिचय देखेंगे, उसके बाद इसके एक एक टॉपिक जैसे अरावली, मालवा, विंध्य, सतपुड़ा, इन टॉपिक का एक एक टॉपिक का प्रॉपर हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं अरावली यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का एक सामान्य परिचय। प्रायद्वीपीय पठार का एक सामान्य परिचय। ध्यान रहे, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बाकी आपको शुरू करते हैं, चलिए। भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है ये कैसा है, तो इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। आकृति कैसे है, तो त्रिभुजाकार है, ध्यान रखेंगे। आकृति आपकी त्रिभुजाकार हो जाएगी। और विस्तार की अगर बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, ये इसकी बाउंड्री है। अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम में हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां हो जाएगी, पूर्व में राजमहल पर्वतमाला हो जाएगा, ठीक है, राजमहल हो जाएगा। दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण में इसके हो जाएगा इलायची की पहाड़ियां अर्थात कार्डमम की पहाड़ियां, ये आपका इलायची की पहाड़ियां, ये दक्षिण का आपका वो हो जाएगा। और गिरी यानी कि गुजरात की जो पहाड़ी है ये पश्चिम की हो जाएगी। तो बाउंड्री इसकी क्या करेंगे, तो अरावली यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम की यानी कि उत्तर पश्चिम की अगर क्या है, आप लोग प्रॉपर नोट्स करते चलिए, पेन और एक रफ जरूर रखिएगा। ये प्रॉपर क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत की, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है, निर्धारण कैसे होगा, तो उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है, तो इसके बाउंड्री का जो निर्धारण होगा तो उत्तर पश्चिम में आपका अरावली हो जाए। इसके साथ ही आप, जब मैं मैप में दिखाऊंगा आपको, अरावली हो गया, राजमहल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे राजमहल हो जाएगा, यहाँ पे अरावली आपका हो गया। तो जब मैं दिखाऊंगा तो आपको मैप में भी प्रॉपर देखना है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कौन सी पर्वत चोटियां या पर्वत श्रेणियां कौन सी कहाँ स्थित है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जैसे मैं जब बोलूंगा कि विंध्यन की पहाड़ियां, उसके बाद सतपुड़ा बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य एक नदी स्थित है, नर्मदा नदी। और क्या करती है, तो विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य जल विभाजक का कार्य। तो आपको समझ में आएगा कि विंध्यन कहाँ था और सतपुड़ा कहाँ था, उसके मध्य से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा निकलती है। आपको याद आसानी से हो, तो ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम क्या है, तो अरावली उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां, पूर्व में अगर बात करें तो राजमहल की पहाड़ियां, ये इसकी बाउंड्री है। किसकी बाउंड्री है, तो प्रायद्वीपीय पठार की बाउंड्री है। पूर्व में क्या हो जाएगा, तो पूर्व में आपका राजमहल की पहाड़ियां हो जाएंगी। पश्चिम में आपने देखा, पश्चिम में क्या हो जाएगा, तो मैंने पश्चिम में आपको बताया गिरी श्रेणी यानी कि गिरी की पहाड़ियां कहां स्थित है, तो ये गुजरात में हो जाएगा, गिरी श्रेणी हो जाएगी। और दक्षिण में अगर बात करें तो कार्डेमम की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ियां अर्थात इलायची की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ी अर्थात इलायची की पहाड़ी ये है। और ये पहाड़ी की विशेषता ये है कि ये भारत की सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी है। इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये तक अभी आपने देखा, आकृति देख लिया, और प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कहां से कहां तक है उसको देखा, ठीक है। पहला आपने आकृति देख लिया, दूसरा आपने विस्तार देख लिया, तीसरा अगर बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई इसकी जो है वो 600 से 900 मीटर, 600 से 900 मीटर है प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई। उसके साथ साथ इसके ढाल की बात करेंगे तो इसकी जो ढाल है वो लगभग पश्चिम की तरफ है, और दूसरा ढाल आपका उत्तर की तरफ है।
और ऐसे कैसे पता चलता है? तो आप जानते होंगे कि प्रायद्वीपीय पठार की ज़्यादातर नदियाँ क्या होती हैं, वो किस तरफ बहती हैं? तो वो पूरब की तरफ बहती हैं। क्योंकि ढाल इसका क्या है? तो इसका ढाल आपका पूरब की तरफ हो जाएगा। जैसे आपको अगर बात करें तो गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगेही, वैगे ये सारी नदियाँ कहाँ बह रही हैं? तो ये सारी नदियाँ पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है, वो किस तरफ है? तो वो आपका पूर्व की तरफ हो जाएगा, यानी कि ढाल क्या हो जाएगा? यहाँ लिखते हैं, ढाल क्या हो जाएगा? तो पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व और प्लस दक्षिण से उत्तर। दक्षिण से उत्तर कैसे होगा उसको भी बताते हैं। दक्षिण से उत्तर। पश्चिम से तो पूर्व आपको नदियों से पता लग गया कि ये इसका ढाल क्या है, तो इसका ढाल कैसा है? तो पश्चिम से पूर्व है। किंतु अगर आप यहाँ जाएँगे, तो यहाँ से आपको दामोदर और सोन नदियाँ निकलती हैं। कौन-सी नदियाँ? तो दामोदर नदी यहाँ से देखेंगे और यहाँ से देखेंगे आपका सोन नदी हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जो सोन नदी, तो उससे पता चलता है कि इसका ढाल क्या है? तो इसका ढाल उत्तर की तरफ भी है। तो ढाल क्या हो जाएगा? ढाल हो जाएगा पश्चिम से पूर्व और दक्षिण से उत्तर की तरफ। ये एक सामान्य परिचय देख रहे हैं, बाकी अभी सभी पहाड़ियों का प्रॉपर हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है? आपको इतना आइडिया लगेगा तो ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएँगी। इसके साथ ही प्रायद्वीपीय पठार के बारे में मुख्य रूप से हम अन्य चीज़ें जानेंगे। मुख्य रूप से देखेंगे, अभी तक आपने देखा प्रायद्वीपीय पठार की ज़्यादातर जो नदियाँ हैं, वो कहाँ बहती हैं? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार की 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती, जो नदियाँ पूरब की तरफ बहती हैं, इधर बहती थी, वो किसका निर्माण करती थी? तो डेल्टा का निर्माण करती थी। क्या बनाती थी? तो डेल्टा बनाती थी। किंतु 2 नदियाँ जो ऐसी हैं, अपवाद हैं, वो कैसे बहती हैं? तो वो पश्चिम से पूरब ना बह के, वो पूरब से पश्चिम बहती हैं। कौन-कौन सी नदी? तो नर्मदा आपका हो जाएगा ऊपर है और नीचे आपका तापी नदी हो जाएगा। ये दोनों नदियाँ क्या है? तो ये आपका पश्चिम पूरब से पश्चिम बह रही हैं। इसके साथ-साथ ये क्या बनाती हैं? तो ये एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी बनाती हैं। अब आप कहेंगे कि आपने बताया कि प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है, वो पश्चिम से पूरब की तरफ है, तो नर्मदा और तापी नदियाँ पूरब से पश्चिम की तरफ कैसे बहती हैं? तो इसका मेन रीज़न है कि ये विभ्रंश घाटी से होके बहती है। कैसे बहती हैं? तो भ्रंश घाटियों से होके बहती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये पहाड़ियों के बीचों-बीच से होके भ्रंश घाटियों से होके बहती हैं, इसलिए नदियाँ कहाँ जाती हैं? तो ये नदियाँ पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं इसी वजह से और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ घाटी से ये डायरेक्ट नीचे गिरती हैं, तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा कौन-सी नदियाँ बनाती हैं? तो जैसे गंगा हो गया, जितने अपने साथ गाद और कचड़े लेके आए, यहाँ जमाया और डेल्टा का निर्माण कर दिया। ऐसे ही आपकी महानदी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी, कावेरी हो जाएगी, उसके बाद वैगेही हो जाएगी। ये नदियों का क्रम भी आप याद रखेंगे। मैं आपको सारी जब नदियाँ पढ़ाऊँगा, अफ़वाह तंत्र पढ़ाऊँगा, तो सारी नदियों का आपको क्रम बताऊँगा, ट्रिक भी बताऊँगा कि जैसे आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगेही ये क्रम होता है, पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम क्या होता है, तो इसको मैं भी बताऊँगा। तो ये हो गया आपने प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मुख्य रूप से आपने देखा कि इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है? और इसकी बात करें ऊँचाई तो एक एवरेज ऊँचाई जो इसकी है तो 600 से 900 मीटर जो है वो इसकी एवरेज ऊँचाई है। इसके साथ देखा आपने इसकी बाउंड्री तो उत्तर-पूर्व में उत्तर-पश्चिम में आपकी अरावली पहाड़ियाँ, उसके बाद यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ हो जाएगी पूर्व की दिशा में, पश्चिम की दिशा में इसकी बाउंड्री गिरि की पहाड़ियाँ और दक्षिण में आपकी कार्डेमम की पहाड़ियाँ स्थित है। ये आपने देखा। अब हम देखेंगे एक-एक टॉपिक जैसे सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे अरावली की पहाड़ियाँ। सर्वप्रथम ये देखेंगे अरावली की पहाड़ियाँ है कहाँ? तो आप लोगों ने देखा ये जो है ये, ठीक है? ये कौन-सी श्रेणी है? तो ये अरावली की पहाड़ी है। अरावली की पहाड़ी। इसके बारे में इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं? यहाँ से कौन-सी नदियाँ निकलती हैं? ठीक है? उन सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग प्रॉपर रफ और पेन लेके बैठिएगा, मैं लिखूंगा, आप प्रॉपर उसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सर्वप्रथम अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ी बात करें तो यह उत्तर पूर्व पूर्व में दिल्ली रिज से लेके दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक है। कहां तक है? तो गुजरात के पालनपुर तक यहाँ पे है। और यहाँ पे उत्तर पूर्व में अगर बात करें तो दिल्ली रिज, दिल्ली रिज से, ठीक है, दक्षिण की अगर बात करें तो पालनपुर तक हो जाएगा, ये इसका विस्तार है। इसके साथ साथ ही अगर बात करें कि जो लंबाई टोटल है अरावली की पहाड़ियों की, वो लगभग कितना हो जाएगा? तो लगभग आपका 800। कितना हो जाएगा अरावली की पहाड़ियों की लंबाई? तो वो लगभग 800 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में, ध्यान रखेंगे, पूछता है अरावली की पहाड़ियां जो है कब की है? तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ। प्री कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ? तो इसका निर्माण हुआ। के साथ ही देखेंगे अरावली की जो पहाड़ी है वो राजस्थान के मैदान को गंगा के मैदान से अलग करती है। क्या करती है? तो राजस्थान के मैदान को गंगा के मैदान से अलग करती है। अभी तक आपने देखा इसका निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। बात करेंगे इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई के अंतर्गत दूसरे टॉपिक में आपने देखा 800 जो किलोमीटर है, इसकी एक औसत लंबाई है। तीसरा आपने देखा राजस्थान के मैदान को यह क्या करती है? तो राजस्थान का मैदान जो है उसको किससे अलग करती है? तो गंगा के मैदान से अलग करता है। अरावली पर्वत के बारे में 3 टॉपिक आपने देखा। चौथा हम देखेंगे, यहां से एक मुख्य रूप से अरावली पहाड़ी से एक नदी निकलती है, लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो अरावली की पहाड़ियां हैं। और ये लूनी नदी की अगर बात करें तो ये कहां जाती है? तो ये लूनी नदी यहां से निकलती है और गुजरात में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ध्यान रखना, लूनी नदी के बारे में पूछा है तो ये कहां से निकलती है? लूनी नदी जो है वो अरावली पहाड़ियों से निकलती है। लूनी नदी का उद्गम जो कहां से होता है? तो अरावली पहाड़ी का। इसके साथ ही क्वेश्चन के रूप में मुख्य रूप से कई बार पूछा गया है, इस ये कहां जाती है? तो ये लूनी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो ये आपने देखा इसके अंतर्गत 4 टॉपिक। नेक्स्ट हम देखेंगे 5वां टॉपिक, लूनी नदी की अगर बात करें तो इसकी 2 सहायक नदियां हैं, सुकरी और जवाई, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा हुआ है। सुकरी प्लस जवाई, ये किसकी है? तो ये लूनी की सहायक नदियां हैं। लूनी नदी कहां से निकलती है? तो अरावली की पहाड़ी से निकलती है। और इसका उद्गम की अगर बात करें तो ये अरावली की पहाड़ी हो जाएगा और ये कहां विलीन हो जाती है जाके? तो कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती हैं। लूनी नदी की कौन सी सहायक नदियां हैं? तो सुकरी और जवाई जो है ये लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। राज अरावली की पर्वत श्रेणी की अगर विशेषता की बात करें तो इसकी एक औसत लंबाई कितनी है? तो लगभग 800 किलोमीटर इसकी औसत लंबाई है। निर्माण कब हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ और वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के रूप में फेमस है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। क्या है?
पूछ लेता है अरावली पर्वत जो है वो अवशिष्ट पर्वत है, कैसा पर्वत है तो पूछ लेता है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, तो ये आपका अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा। अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है निर्माण प्री कैम्ब्रियन देख लिया। और इसकी विशेषता की अगर बात करें तो ये किसको किसको अलग करती है, तो प्रॉपर पूछा हुआ है राजस्थान का जो अरावली पर्वत श्रेणियां है ये किसको, तो राजस्थान का जो मैदान है, ठीक है, राजस्थान का मैदान है। और दूसरी तरफ आपका हो जाएगा गंगा, गंगा का मैदान, इन दोनों के मध्य स्थित है। तो इसको मानते हैं क्या कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो राजस्थान के मैदान को गंगा के मैदान से अलग करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक नंबर 6, अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत टॉपिक नंबर 6 हम मुख्य रूप से देखेंगे कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी आपका हो जाएगा गुरु शिखर। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी, तो गुरु शिखर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहां नोट लिख रहे हैं हम, आप लोग प्रॉपर एक एक शब्द नोट कीजिएगा। गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी। अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, तो वो आपका गुरु शिखर हो जाएगा। और गुरु शिखर की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, तो ये आबू की पहाड़ियों पे स्थित है, ध्यान रखेंगे। गुरु शिखर कहाँ है, तो ये आबू की पहाड़ियों पे स्थित है। आबू की पहाड़ी पर स्थित है। और आबू की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो जैन तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जैन तीर्थ स्थल के लिए फेमस है। आबू की पहाड़ी कहाँ है, तो अरावली श्रेणी का पार्ट हुआ आबू की पहाड़ियां, और उसी पे स्थित है गुरु शिखर। और गुरु शिखर क्या है, तो अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। और आबू की पहाड़ी पर स्थित है। आबू की पहाड़ी की अगर बात करें तो ये किसके लिए फेमस है, तो जैन तीर्थ स्थल के लिए फेमस है। एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि आबू की पहाड़ियां किस लिए फेमस है, तो जैन तीर्थ स्थल के लिए फेमस है। ये भी पूछा गया है कि आपका अरावली पर्वत श्रेणी है वो राजस्थान के मैदान को गंगा के मैदान से अलग करती है, प्रॉपर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। इसके साथ ही अरावली पर्वत श्रेणी की अगर बात करें लंबाई की, तो लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई। अरावली पर्वत श्रेणी से कौन सी नदियां निकलती है, तो आपने देखा लूनी नदी निकलती है। और लूनी नदी की सहायक नदियां कौन सी हो जाएंगी, तो इसकी दो सहायक नदियां हैं, सुकरी और जवाई। इन दोनों को याद रखेंगे, सुकरी और जवाई दो सहायक नदियां इसकी हैं, तो इनको याद रखेंगे। लूनी नदी कहां से, अरावली पर्वतमाला से। और विलीन कहां होती है, तो कच्छ, कच्छ के रन में क्या होती है, ये विलीन हो जाती है। के साथ ही अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मुख्य रूप से हम इसका भी अध्ययन कर लेते हैं कि यहाँ पे खनिज कौन से पाए जाते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मुख्य रूप से हम देखेंगे कि यहाँ से कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो खनिज संसाधनों की दृष्टि से अगर बात करें तो ये हो जाएगा तांबा, जस्ता, अभ्रक, चूना पत्थर। क्या हो जाता है, तो जैसे हो गया तांबा, जस्ता, अभ्रक और चूना पत्थर। चूना पत्थर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं अरावली पर्वत श्रेणी में, तो तांबा हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा और चूना पत्थर की पाए जाते हैं यहाँ मुख्य रूप से। तो आप क्या करेंगे, इसको प्रॉपर नोट कीजिएगा। आपका पूरा अरावली पर्वत श्रेणी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसके अंतर्गत टोटल हम लोगों ने कितने, तो 6 से 7 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको कवर किया। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ है उसको भी आपने देखा। यहाँ से शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे आपका, इसको आप नोट कीजिएगा, तब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा हो जाएगा मेवाड़ का पठार। अब आप देखिए, अभी तक आपने अरावली पर्वत श्रेणी देखी मैप में, तो अरावली पर्वत श्रेणी तो ये थी। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये लिखा है अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। उसके साथ देखेंगे आप, ये आपका लिखा है मालवा का पठार। मालवा का पठार, अरावली पर्वत श्रेणी और मालवा के पठार के मध्य स्थित है क्या, तो मेवाड़ का पठार, ध्यान रखेंगे। मेवाड़ का पठार।
सबसे पहले क्या बन गया, इसकी स्थिति को लेके बन गया, ये कहाँ स्थित है, तो ये अरावली और मालवा के पठार के मध्य। अरावली पर्वत श्रेणी और मालवा के पठार के मध्य स्थित है। मालवा के पठार के मध्य स्थित। दूसरा अगर हम इसके बारे में जाने, तो इसके बारे में दूसरा जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहां से एक बना नदी है। बनास नदी, ये कहां से होके बहती है, तो मेवाड़ के पठार से होके बहती है। बनास नदी जो है वो कहां से होके बहती है, तो मेवाड़ के पठार से होके बहती है। और बनास नदी की अगर विशेषता की बात करें, तो ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसके अंतर्गत, मेवाड़ के पठार के अंतर्गत, मुख्य रूप से हम इन्हीं तीन टॉपिक को जानेंगे। ठीक है, तीन टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता प्रॉपर, ये कहाँ स्थित है, तो ये अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी और मालवा के पठार के मध्य स्थित है मेवाड़ का पठार। सब सर्वप्रथम आपने अरावली देखा, उसके थोड़ा सा पूरब और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो मेवाड़ हो गया। अगला हमारा होगा मालवा। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, तो अरावली पर्वत श्रेणी और मालवा के पठार में मध्य स्थित है। और यहाँ की अगर मुख्य नदियों की अगर बात करें, तो यहाँ से एक नदी है बनास नदी, जो चलती है यहाँ से। तो बनास नदी की अगर बात करें, तो ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया बनास नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला हमारा हो जाएगा, आप इसको नोट कीजिएगा, तब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। मालवा का पठार। मालवा के पठार की अगर बात करें, तो इसकी जो मुख्यतः स्थिति है, मुख्य रूप से अगर बात करें, तो ये एमपी में, एमपी में स्थित है। स्थिति मुख्य रूप से कहां है, तो एमपी में। दूसरी बात करें, ये किससे निर्मित है, तो बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना है। बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना है मालवा का पठार। मालवा के पठार को राजस्थान में हड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये मालवा का पठार है, ध्यान रखेंगे। आपने अरावली देखा, उसके बाद यहाँ पे आपने मेवाड़ देखा, और तीसरा आप देख रहे हैं मालवा। कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत जितनी भी छोटी छोटे पठार, पर्वत, पहाड़ हैं, सारे को हम अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम अध्ययन कर रहे हैं मालवा के पठार का। किसका, मालवा के पठार का। मालवा के पठार किससे करें, तो बेसाल्ट से निर्मित संरचना है। मुख्य रूप से कहां स्थित है, तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। परंतु इसके बाउंड्री जो बात करेंगे, तो ये राजस्थान में भी कुछ जाता है। ठीक है, तो उस चीज को आप ध्यान रखेंगे। परंतु प्राय इसका क्या होता है, तो ज्यादातर पार्ट आपका कहां है, तो एमपी में है। तो मुख्य रूप से आप हो गया बेसाल्ट निर्मित चट्टानों से, बेसाल्ट से निर्मित संरचना है, मुख्य रूप से एमपी में स्थित है। राजस्थान में इसे हड़ौती का पठार कहते हैं। राजस्थान में इसे हड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। अब आप जानेंगे ये किससे निर्मित है, तो ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टान के निर्मित का कारण यहाँ पे काली मृदा का क्या है, काली मृदा की अधिकता है। काली मृदा की क्या हो जाएगी,
अधिकता होगी और इसीलिए यह क्षेत्र किसका, तो मालवा का जो पठार है वह किसके लिए, किसके उत्पादन के लिए फेमस है, तो वो आपका हो जाएगा कपास के। कपास की खेती कहाँ होती है, तो काली मृदा में होती है और मालवा का पठार का एरिया जो है वो काली मृदा का क्षेत्र है। तो यहाँ किसके लिए फेमस हो जाएगा ये, तो ये कपास उत्पादन के लिए मुख्य रूप से फेमस है। यहाँ की बात करेंगे मुख्य रूप से नदियों की, तो यहाँ की जो नदियां हैं मुख्य रूप से, तो यहाँ की नदियों में हो जाएगा आपका सर्वप्रथम चंबल हो जाएगा, चंबल हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा और तापी हो जाएगा। चंबल, नर्मदा और तापी। चंबल नदी की बात करें तो यह किसके लिए फेमस है मुख्य रूप से, तो ये अवनालिका अपर्दन के लिए फेमस है। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी नदी ऐसी है जो अवनालिका अपर्दन के लिए मुख्य रूप से फेमस है, तो वो आपका चंबल हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, तो अवनालिका अपर्दन के लिए। चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के लिए। और बात करेंगे नर्मदा और ताप्ती, चंबल नदी दूसरी बात करेंगे। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा, तो यह यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है। तीसरा अगर चंबल नदी के बारे में देखें तो अभी आपने पीछे अध्ययन किया, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सी है, तो वो आपका बनास हो जाएगी। और बनास कहां से होके बहती आ रही थी, तो वो मेवाड़ के पठार से होके बहती हुई आ रही थी। तो बनास नदी है, पूछा गया है कई बार कि किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चंबल किसकी सहायक नदी है, तो वो यमुना की सहायक नदी है। चंबल किस लिए फेमस है, तो चंबल आपका हो जाएगा अवनालिका पर्दन के लिए मुख्य रूप से ये फेमस है। अगला हम देखेंगे, नोट कीजिएगा इसको सभी लोग। विंध्यन की श्रेणियां, आपने क्या क्या अध्ययन किया, तो सर्वप्रथम आपने देखा मालवा का अरावली पर्वत श्रेणी, उसके बाद आपने देखा मेवाड़ का पठार, और उसके बाद आपने देखा मालवा का पठार। अब हम अध्ययन करने वाले हैं विंध्यन की श्रेणियां। विंध्यन की श्रेणी की अगर बात करें तो इसका विस्तार जो है, विंध्यन की श्रेणी की विस्तार कहां से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राजस्थान, दूसरा आपका एमपी हो जाएगा और तीसरा आपका बिहार। राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में क्या स्थित है, तो विंध्यन की श्रेणियां स्थित है। गुजरात में अगर बात करेंगे, गुजरात में इसे जोबट हिल के नाम से जाना जाता है, गुजरात भी रखिएगा। गुजरात थोड़ा सा राजस्थान हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। गुजरात में अगर बात करें तो इसे जोबट हिल के नाम से जाना जाता है। गुजरात में जोबट हिल्स। तो बिहार में जो कैमूर की पहाड़ी है, कैमूर की पहाड़ी का नाम सुना होगा सभी लोगों ने, तो बिहार में जो कैमूर की पहाड़ी है वो भी किसका पार्ट है, तो वो वृंदन का पार्ट है। कैमूर की जो पहाड़ी है वो किसका है, तो वृंदन श्रेणी का ही पार्ट है। कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका जोबट हिल हो जाएगा, उसके बाद कैमूर की पहाड़ियां यहाँ पे हो जाएगी बिहार में। ये प्रॉपर क्या है, तो ये वृंदन श्रेणी है। इसके साथ ही वृंदन श्रेणी के बारे में मुख्य रूप से हम यह जानेंगे, कैमूर के साथ साथ बिहार में एक पारसनाथ की पहाड़ी है, उसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी किसका पार्ट है, तो ये भी आपकी वृंदन की श्रेणियों के पार्ट है। कैमूर हो गया, पारसनाथ हो गया और यहाँ आपका जोबट हिल हो गया। क्या हो गया, कैमूर हो गया, पारसनाथ हो गया, यहाँ आपका जोबट हिल हो गया। ये तीनों पहाड़ियां हैं, किसका पार्ट है, तो ये वृंदन श्रेणी का पार्ट है। इसके साथ ही याद करेंगे, वृंदन श्रेणी की बात अगर करें तो ये मुख्य रूप से किसके लिए फेमस है, तो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के लिए।
बलुआ पत्थर प्लस चूना पत्थर के लिए मुख्य रूप से यह फेमस है। किसके किसके लिए? तो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर ध्यान रखेंगे कहां? तो गुजरात, एमपी, बिहार, ठीक है। ये यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये आपका बिहार का पार्ट हो जाएगा, ये जोबट हिल आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। तो ये इसकी स्थिति है विंध्य श्रेणी की। और बात करें किसके लिए फेमस है? तो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही ध्यान रखेंगे ये उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य क्या रूप में करता है? तो उत्तरी भारत इसको कहते हैं ये मैदानी एरिया जो है गंगा का, उत्तरी भारत, और ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया, प्रायद्वीपीय भारत। तो ये क्या होती है? विंध्यन की श्रेणियां उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य विभाजक के रूप में कार्य करती है, यानी कि उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत को एक दूसरे से अलग करती। कौन सी? तो विंध्यन की श्रेणियां जो थी। अगला हम देखेंगे विंध्यन आपका हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसको नोट कीजिएगा सभी लोग, सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी अगर बात करें तो ये आपने देखा सर्वप्रथम अरावली देखा, उसके बाद आपने मेवाड़ देखा, उसके बाद आपने मालवा देखा, उसके बाद आपने विंध्यन देख लिया। अब आ जाएगा सतपुड़ा। सतपुड़ा, सतपुड़ा की बात करें तो इसकी स्थिति जो है गुजरात, गुजरात हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कहाँ स्थित है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये आपका क्या हो जाएगा? सतपुड़ा की पहाड़ी। दूसरी बात याद करेंगे, इसके उत्तर में, इसके उत्तर में आपको नर्मदा, नर्मदा नदी, और दक्षिण में अगर बात करें तो तापी नदी जो है। उत्तर में क्या हो जाएगा? तो नर्मदा नदी हो जाएगा, और दक्षिण में आपके तापी नदी जो है वो स्थित है। कौन सी? तो आपकी सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य, सतपुड़ा पहाड़ियों के उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में आपका तापी नदी हो जाएगा। बात करेंगे, आप सभी लोग देखे हैं कि गुजरात, एमपी और छत्तीसगढ़ में क्या स्थित है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है। इसकी एक श्रेणियां के रूप में मुख्य रूप से हम देखते हैं, पश्चिम में राजपीपला, महादेव और मैकाल की पहाड़ियां। यहां पे अगर बात करेंगे तो राजपीपला की पहाड़ी, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं ताकि आपको क्लियरिटी पता चले। यह है सतपुड़ा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा राजपीपला, क्रम याद रखिएगा, राजपीपला की पहाड़ी। उसके बाद फिर आपकी सतपुड़ा की पहाड़ी, देखिए कई पहाड़ियों को मिला के एक क्या हो जाता है? तो आपका बना हुआ है सतपुड़ा की पहाड़ियां। पश्चिम में सबसे जाएंगे तो राजपीपला की पहाड़ी हो जाएगी, और यहां पे देखेंगे तो महादेव की पहाड़ी लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा? तो महादेव की पहाड़ी। और महादेव की पहाड़ी से आगे बढ़ेंगे तो मैकाल की पहाड़ियां हो जाएंगी। मैकाल की पहाड़ी, और इसी मैकाल की पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है? तो आपने देखा इसके उत्तर में जो नर्मदा नदी निकली है, राजपीपला यानी कि सतपुड़ा की श्रेणी के उत्तर में नर्मदा नदी, वो कहां से निकलती है? तो इसी मैकाल की पहाड़ियों से निकलती है। मैकाल की पहाड़ी अर्थात अमरकंटक हो जाएगा। क्या स्थित है? तो अमरकंटक स्थित है, तो अमरकंटक से निकलती है। इधर तो निकली नर्मदा नदी अमरकंटक से, और इधर से एक नदी निकलती है सोन नदी, ये है, ठीक है। कौन कौन सी नदी? तो नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती हैं? तो अमरकंटक से निकलती हैं। और अमरकंटक किसकी हिस्सा है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियों का हिस्सा है। सबसे पूर्वी भाग है सतपुड़ा की पहाड़ियों का अमरकंटक। वहां से कौन सी नदी? तो नर्मदा और सोन नदियां निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ी की अगर बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? तो महादेव पहाड़ी पर स्थित धूपगढ़। आपने देखा महादेव की पहाड़ी है, और यहां की सर्वोच्च चोटी आपकी हो जाएगी धूपगढ़। महादेव की पहाड़ी पर स्थित धूपगढ़ जो है वो किसकी है? तो ये आपकी पूरी सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी।
और क्या देखेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे, अमरकंटक एक है, इसको भी आपको नोट करने में आसानी हो। अमरकंटक से कौन सी दो नदियां निकली, तो नर्मदा निकली पहले ही, और नर्मदा किधर गई, तो आपको पश्चिम की तरफ चली गई, पश्चिम की तरफ। और यहां से दूसरी नदी निकलती है सोन नदी, और सोन नदी की अगर बात करें तो ये उत्तर की तरफ जाती है, उत्तर की तरफ, बिहार में गई है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, बिहार में जाके मिली हुई। तो सोन नदी और नर्मदा नदी यहां से निकली। पहाड़ियों की क्रम अगर देखें तो सर्वप्रथम राजपीपला की पहाड़ी सबसे पश्चिम में, राजपीपला, उसके बाद महादेव, महादेव उसके बाद मैकाल, मैकाल। ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका पश्चिम से पूरब के क्रम में पहाड़ियां स्थित है, कौन सी, सतपुड़ा की पहाड़ियों का पार्ट है, पश्चिम से पूरब के क्रम में राजपीपला, महादेव और मैकाल हो जाएगा। धूपगढ़ मैंने बताया, महादेव पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, महादेव की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो धूपगढ़ है, ये क्या है, तो ये आपका सतपुड़ा की सर्वोच्च, यानी कि सतपुड़ा की पहाड़ी का क्या हो जाएगा, तो सर्वोच्च चोटी। इसको आप नोट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला हमारा हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब आप कहेंगे छोटा नागपुर के पठार की अगर बात करें तो ये आपके रांची का पठार, ध्यान रखेंगे, ये है छोटा नागपुर का पठार। स्थिति के बारे में अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा झारखंड, मुख्य रूप से झारखंड के साथ साथ प्लस बिहार प्लस छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित है, तो झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। और छोटा नागपुर का पठार अपने आप में पठार कैसे है, तो ये मुख्य रूप से तीन पठारों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, उसको भी ध्यान रखेंगे। तो जैसे आपने देखा हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। दूसरा आपका हो जाएगा दक्षिण में रांची का पठार, उत्तर में आपने देखा हजारीबाग का पठार, दक्षिण में आपने देखा रांची का पठार। इसके साथ साथ और देखेंगे, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं, यहां मैंने आपको बताया था राजमहल की पहाड़ियां। उसके बाद उत्तर पूर्व ये भी लिख देते हैं, उत्तर पूर्व में आपका राजमहल का पहाड़िया हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और राजमहल का पहाड़ियां, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, तो छोटा नागपुर के पठार के रूप में हम जानते हैं। छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में कौन सा हो जाएगा, तो हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का। उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, और दक्षिण में आपका रांची का पठार, रांची का पठार। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं छोटा नागपुर के पठार के रूप में हम जानते हैं। छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत मुख्य रूप से हम कुछ चीजें और देखेंगे। यहां से एक नदी निकलती है दामोदर नदी, ध्यान रखेंगे,
कौन सी नदी हो जाएगी? तो दामोदर नदी हो जाएगी। और दामोदर नदी क्या करती है? तो हजारीबाग के पठार को रांची पठार के मध्य से निकलती है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कि दामोदर नदी हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग करती है। दामोदर नदी सर्वप्रथम देखेंगे कहां से निकलती है? तो ये आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, एक नॉर्मल वे में हो गया, कहां से? तो छोटा नागपुर के पठार से। दूसरी बात दामोदर नदी के बारे में जानेंगे, या क्या करती है? तो ये हजारीबाग के पठार को हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग करती है। रांची के पठार से अलग करती है दामोदर नदी। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे छोटा नागपुर के पठार के बारे में। यहाँ रांची का पठार जो है, यहां से एक नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी जो रांची के पठार की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखेंगे। रांची के पठार से कौन सी नदी निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, जो रांची के पठार की सबसे बड़ी नदी है। और इसी पे एक हुंडरू जलप्रपात है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और स्वर्ण रेखा नदी कहां से होकर बहती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार से होकर बहती है। छोटा नागपुर के पठार के अंदर की अगर बात करें तो रांची का पठार हो जाएगा, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार किन श्रेणियों से मिलकर बना है? तो हजारीबाग के पठार, रांची के पठार और राजमहल की पहाड़ियां, इन तीनों को मिला के मुख्य रूप से हम क्या कहते हैं? तो छोटा नागपुर के पठार के रूप में जानते हैं। इसको आप सभी लोग नोट कीजिएगा। हजारीबाग पठार की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो पारसनाथ हिल है, ध्यान रखेंगे। हजारीबाग पठार की सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें तो पारसनाथ हिल होता है। पारसनाथ हिल्स जो है वो क्या है? तो ये हजारीबाग यानी कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। तो ये आपने देखा छोटा नागपुर पठार किस किन चीजों से बना है, किन किन? तो हजारीबाग पठार, राजमहल की पहाड़ियां और रांची की पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आपने दो नदियों का देखा, दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी। दामोदर नदी को आपने देखा, ये कहां से? तो हजारीबाग और रांची के पठार के मध्य से होकर गुजरती है, इसीलिए इसे हजारीबाग पठार और रांची के पठार के मध्य जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। किसे? तो दामोदर नदी को। दूसरा आपने देखा रांची के पठार जो है, हजारीबाग के पठार का दक्षिण का भाग है रांची का पठार, और यहां से कौन सी नदी निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। और इस स्वर्ण रेखा नदी पे कौन सा प्रपात स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पे आपका हुंडरू जो जल प्रपात है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो कहां से निकलती है? तो स्वर्ण रेखा नदी से निकलती है। इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला आ जाएगा हमारा दंडकारण्य प्रदेश। दंडकारण्य प्रदेश हो जाएगा। बात करेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये कौन सा एरिया है? तो ये दंडकारण्य प्रदेश का एरिया है, ध्यान रखेंगे। कहां कहां? तो उड़ीसा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और उसके बाद तेलंगाना। तेलंगाना, ये पार्ट कौन सा है? तो ये आपका दंडकारण्य प्रदेश का पार्ट है। इसके साथ ही मुख्य रूप से ये आपकी स्थिति हो गई, स्थिति हो गई। दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत बात करेंगे तो ये ऊपर उबड़ खोबड़ और अनुपजाऊ जमीन है। कैसी है? उबड़ खाबड़ प्लस अनुपजाऊ। अनुपजाऊ है। और इस संदर्भ में मुख्य रूप से ये देखेंगे, खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
खनिज संसाधनों की अगर बात करें तो उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और खनिज संसाधनों भी मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो किसके लिए, तो टिन धातु के लिए, टिन धातु के लिए। दंड कारण प्रदेश मुख्य रूप से कौन सी धातु यानी कि कौन सी खनिज के लिए फेमस है, तो आपका हो जाएगा टिन। दंड कारण प्रदेश है यानी कि कहाँ है, तो आप सभी लोगों ने देखा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ये पूरा एरिया कवर करता है दंड कारण प्रदेश। के बारे में और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इन धातु के लिए ध्यान रखेंगे और कहाँ स्थिति है, सिर्फ इसको आप ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। नोट तो कर लिए होंगे, चलते हैं नेक्स्ट। अब हम पहुंच गए कहां पे, तो हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया अरावली पर्वत श्रेणी। उसके बाद यहां पे हमने देखा मेवाड़। मेवाड़ के साथ हम लोगों ने क्या देख लिया, तो चंबल देख लिया। इसके साथ आपने देखा मालवा, मालवा का पठार देख लिया, मेवाड़ का पठार देख लिया, विंध्यन श्रेणियां देख लिया, सतपुड़ा आपने देख लिया, सतपुड़ा के अंदर राजपीपला यहाँ पे देखा, उसके बाद महादेव देखा, उसके बाद मैकाल देखा, इसी के साथ अमरकंटक देखा। विंध्यन की अगर बात करें तो इसके पारसनाथ देखा, कैमूर देखा आपने, कैमूर प्लस पारसनाथ, पारसनाथ। और यहां आपने देखा था जोबट हिल, ये किसकी थी, तो विंध्यन की श्रेणियों के अंतर्गत आती थी। उसके साथ आपने यहाँ पे देख लिया छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के बाद हम लोगों ने यहां पे देख लिया ये दंडकारण्य प्रदेश। क्या है, तो ये आपका दंडकारण्य प्रदेश है। दंडकारण्य प्रदेश देख लिया, ठीक है। अब हम लोग मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे साउथ में जो है नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम की पहाड़ियां बची हुई हैं। और इसके साथ ही उत्तर पूर्वी की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो गारो, खासी, जैंतिया, तीन पहाड़ियां इधर बची हैं। तो हमारा आपका हो जाएगा मेघालय। और मेघालय में कौन सी पहाड़ियां स्थित है, तो पहले गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया। इसको मिटाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा मेघालय का पठार, यानी कि उत्तर पूर्व के पहाड़ियों पे आ गए हम लोग। तो मेघालय के पठार के अंतर्गत बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से तीन पहाड़ियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी, तो गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां। जैंतिया की पहाड़ियां, इनका क्रम भी याद रखिएगा। ये क्रम कौन सा है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। सबसे पहले अगर बढ़ेंगे तो गारो की पहाड़ियां आएंगी, उसके बाद खासी की पहाड़ियां आएंगी, उसके बाद आपकी जैंतिया की जो पहाड़ियां हैं वो आएंगी। तो मेघालय के पठार के अंतर्गत तीन पहाड़ियां मुख्य रूप से हैं, गारो, खासी और जैंतिया। के साथ साथ ध्यान रखेंगे, यहां से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक मिकिर की पहाड़ी आएगी, उसको भी ध्यान रखेंगे। मिकिर की पहाड़ी, जैंतिया से आगे बढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा मिकिर की पहाड़ियां, मिकिर की पहाड़ियां। तो ये चार पहाड़ियां आपने देखा मुख्य रूप से इसके अंतर्गत। इसके साथ साथ देखेंगे ये प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। किससे निर्मित है, तो प्राचीन चट्टानों से। प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित संरचना है। अब आप देखेंगे इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये खासी की जो पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया। खासी कौन सी आएगी, तो बीच में आएगा। ये जो खासी की पहाड़ियां है ये किस लिए फेमस है, आप सभी लोग बताइए। मैं आपको टिक देता हूं, बरसात की वजह से, वर्षा की वजह से। बाकी आप सभी लोग बताइए क्या हो। ये जो आपका खासी की पहाड़ियां हो जाएगी, इसके अगर दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ये कैसा है, तो कीप की तरह, इसकी आकृति कैसी है, तो कीप रूप में है। और इसी के कारण आपका चेरा पूजी, चेरा पूजी अथवा मानिसराम, चेरा पूजी अथवा मानिसराम कहाँ है, तो खासी की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। और ये किस लिए फेमस है, तो ये वर्षा के लिए फेमस है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो वो आपका खासी की पहाड़ियों के दक्षिण यानी कि चेरा पूजी और मानिसराम में होती है। कहाँ पे होती है, तो चेरा पूजी और मानिसराम में होती है।
इसके साथ ही ध्यान रखेंगे यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी, तो शिलांग रेंज में स्थित कौन सी चोटी हो जाएगा, शिलांग के पठार में स्थित है नोकरेक। यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी, तो शिलांग रेंज में स्थित शिलांग रेंज में स्थित नोकरेक जो मेघालय में है। कहाँ है, तो नोकरेक की जो चोटी है कहाँ है, तो मेघालय में स्थित है। और यही यानी कि गारो खासी यानी कि मेघालय के पठार की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी चोटी, तो नोकरेक हो जाएगा। किसकी चोटी है, तो मेघालय के पठार की सर्वोच्च चोटी है। मेघालय के पठार की सर्वोच्च चोटी है। तो आप सभी लोग नोट कीजिएगा, यहाँ की मृदा कौन सी हो जाएगी, तो लेटराइट मृदा हो जाएगी, क्योंकि वर्षा ज्यादा है तो ध्यान रखेंगे लेटराइट मृदा। लेटराइट कौन सी मृदा हो जाएगी, तो लेटराइट मृदा होती है। तो इसको नोट कीजिएगा आप लोग। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा दक्कन का पठार। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा अभी तक, हजारीबाग पठार देखा था, तो वो 3 पठारों से मिलकर बना था। कौन सा, तो उत्तर की तरफ बात करेंगे छोटा नागपुर पठार देखा था आपने, वो 3 पठारों से, उत्तर की तरफ हजारीबाग का पठार, दक्षिण की तरफ रांची का पठार और पूर्व की तरफ राजमहल की श्रेणियां थी। इन तीनों से मिलकर बना था कौन सा, तो छोटा नागपुर का पठार। उसी तरह आपका हो जाएगा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार अगर बात करें तो दक्कन ट्रैप, दक्कन के पठार के अंतर्गत दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, तो दक्कन का पठार के रूप में हम जानते हैं। किस रूप में जाते हैं, तो दक्कन के पठार के रूप में। दक्कन के पठार के रूप में हम जानते हैं। दक्कन के पठार सर्वप्रथम हम देखेंगे दक्कन का पठार। दक्कन ट्रैप यानी कि दक्कन ट्रैप को सर्वप्रथम हम देखेंगे। बात करेंगे दक्कन ट्रैप से, तो ये किससे निर्मित है, तो मुख्य रूप से बेस महाराष्ट्र में हो जाएगा। अवस्थिति की अगर बात करें, इसकी अवस्थिति जो है वो मुख्यतः कहां हो जाएगा, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। बात करें निर्मित संरचना, तो बेसाल्ट से निर्मित संरचना है। बेसाल्ट से निर्मित संरचना है। ठीक है। दक्कन ट्रेप के बारे में और क्या देखेंगे, यहाँ की अगर नदी की बात करें तो यहाँ की मुख्य नदी आपकी हो जाएगी गोदावरी नदी। तो मुख्यतः गोदावरी नदी जो है कहां से निकलती है, गोदावरी नदी जो कहां से, तो नासिक से निकलती है। ध्यान रखेंगे ये नासिक से निकलती है। और ये इसकी क्या हो जाएगी, तो ये दक्कन ट्रेप का हिस्सा। गोदावरी नदी कहां हो जाएगी, तो दक्कन ट्रेप से। ठीक है। मुख्य रूप से अगर स्थान पूछे तो नासिक हो जाए। यहाँ की मुख्य पहाड़ियों के अगर हम देखेंगे तो बालाघाट और हरिश्चंद्र की जो पहाड़ियां हैं, बालाघाट प्लस हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, हरिश्चंद्र की पहाड़ी है, वो कहाँ है, तो ये सारे दक्कन ट्रैप में स्थित है। दक्कन ट्रैप के बारे में मुख्य रूप से आपने देखा, ये कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। किससे निर्मित संरचना है, तो बेसाल्ट से निर्मित संरचना है। और यहाँ की नदी के बारे में अगर देखें तो गोदावरी नदी यहाँ से अपवहित होती है, यानी कि प्रवाहित होती है। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ की चोटियों की अगर बात करें, पहाड़ियों की, तो बालाघाट और हरिश्चंद्र की जो पहाड़ियां है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपका दक्कन ट्रैप में स्थित है।
नेक्स्ट हम देखेंगे दक्कन ट्रेप हमारा हो गया। अगला हम देखेंगे इसके अंतर्गत कर्नाटक का पठार, उसके बाद आंध्रा का पठार हम देखेंगे, ठीक है। तो कर्नाटक का पठार, कर्नाटक के पठार की अगर बारे में बात करें, तो स्थिति अगर बात करेंगे तो सभी लोग जानते हैं कहां स्थित हो जाएगा, कर्नाटक, कर्नाटक में। दूसरी अगर बात करें इसके बारे में, इसके लिए फेमस है, तो इसकी सब सर्वोच्च चोटी जो है वो बाबा बूदन की पहाड़ी है। सर्वोच्च चोटी बाबा बूदन की पहाड़ी। बाबा बूदन की पहाड़ी हो जाएगी। और बाबा बूदन की पहाड़ी पे स्थित क्या हो जाएगी, तो मुल्लगिरी हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, तो बाबा बूदन की पहाड़ी पर स्थित मुल्लगिरी जो है वो आपका इसकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगा। कहीं कहीं इसका कुंद्रे मुख दिया हुआ, ध्यान रखेंगे, कुंद्रे मुख भी कहीं कहीं दिया हुआ है, किंतु सही क्या हो जाता है, तो मुल्लगिरी हो जाएगा। मुल्लगिरी अगर विकल्प में ना मिले तो कुंद्रे मुख आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इसकी सर्वोच्च चोटी हो गई। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे यह किस धात्विक खनिज के लिए फेमस है, तो ये धारवाड़ संरचना से निर्मित संरचना है। धारवाड़ संरचना से निर्मित है। और धारवाड़ संरचना से जो निर्मित होती है वो किसके लिए फेमस होती है, तो धात्विक खनिज के लिए मुख्य रूप से फेमस है। कर्नाटक का पठार किसके लिए हो जाएगा, तो धात्विक खनिजों के लिए मुख्य रूप से यह फेमस है। धात्विक खनिजों के भंडार के लिए, भंडार के लिए मुख्य रूप से यह जाना जाता है। यहाँ की नदियों के बारे में अगर बात करें तो कृष्णा, कावेरी, कृष्णा हो जाएगा, उसके बाद कावेरी हो जाएगा, इसके साथ साथ शरावती एक नदी है। सभी लोग ध्यान रखेंगे कौन कौन सी नदियां हो जाएगी, तो कृष्णा, कावेरी, शरावती, ये सारी नदियां कहां से होके गुजरती हैं, तो ये कर्नाटक के पठार से होके गुजरती। शरावती जो है नदी, इसी पे एक जलप्रपात स्थित है। तो कौन सा जलप्रपात स्थित है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका हो जाएगा जोग या गरसोपा जलप्रपात। पूछा हुआ होगा, जोग अथवा गरसोपा जलप्रपात ये कहाँ स्थित है, तो ये शरावती नदी पे स्थित है। ध्यान रखेंगे सभी लोग, कौन सी नदी हो जाएगी, तो शरावती नदी हो जाएगी। और इसे एक अन्य नाम के रूप में जाना जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात के रूप में भी इसे जाना जाता है। किसे, तो जोग या गरसोपा जलप्रपात जो है, इसे अन्य नाम कौन से जाना जाता है, तो इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात के रूप में जाना जाता था। तो ये आपका हो गया कर्नाटक का पठार। अगला हम देखेंगे, हमारा हो जाएगा आंध्रा का पठार। और आंध्रा का पठार जब हमारा कंप्लीट होगा तो संपूर्ण रूप से हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा दक्कन का पठार संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। दक्कन के पठार के अंतर्गत हम बात करें तो हम किन किन चीजों को देख रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं ये दक्कन का पठार का पार्ट है। दक्कन के पठार के अंतर्गत सर्वप्रथम आपने देखा, क्या देखा, तो दक्कन ट्रेप, उसके बाद कर्नाटक का पठार, दक्कन ट्रेप, उसके बाद कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार देखा, और तीसरा हम देख रहे हैं आंध्रा का पठार। आंध्रा का पठार। और इन तीनों को मुख्य रूप से हम क्या कहते हैं, तो तीनों को मुख्य रूप से हम दक्कन का पठार के रूप में जानते हैं।
तो आंध्रा के पठार की अगर हम बात करें तो हम इन दोनों का अध्ययन कर लिए हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा आंध्रा का पठार। आंध्रा का पठार की अगर बात करें तो इसके पठार के अंतर्गत रायलसीमा का पठार या तेलंगाना के पठार को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से, तो रायलसीमा, ध्यान रखेंगे सभी लोग, रायलसीमा का पठार और प्लस तेलंगाना का पठार शामिल है। तेलंगाना का पठार जो है वो किसके अंतर्गत शामिल है, तो ये आंध्रा के पठार के अंतर्गत शामिल है। इसके साथ साथ इसके बारे में कुछ मुख्य रूप से हम अन्य चीजें देखेंगे, जैसे कृष्णा नदी बेसिन की अगर बात करें तो इसके दक्षिण के पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो रायलसीमा का पठार क्या है, तो कृष्णा नदी के दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है वो रायलसीमा, अर्थात रायलसीमा के पठार के ऊपर कौन सी नदी बहती है, तो कृष्णा नदी बहती है। कहां से होके कृष्णा नदी बहती है तो वो आपका हो जाएगा रायलसीमा के पठार के उत्तर से होके बहती है। यहाँ के बारे में अगर बात करें तो मुख्य रूप से इसके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कृष्णा और गोदावरी नदियां जो है, ये गोदावरी नदी हो गया, ये कृष्णा नदी हो जाएगा, और इसके मध्य स्थित है कुल्लोरू झील। कुल्लोरू झील स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कोल्लूर झील की जो स्थिति है कहां कहां, तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित है, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सारे आते हैं आंध्रा के पठार के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र। दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, तो आप लोगों ने अभी तक अरावली पर्वत श्रेणी देखा, फिर आपने देखा मेवाड़ का पठार, फिर आपने मालवा देखा, उसके बाद विंध्यन श्रेणियां देखा, उसके बाद सतपुड़ा देखा, सतपुड़ा के अंदर अंतर्गत आपने राजपीपला की पहाड़ी देखी, महादेव की पहाड़ी देखी, मैकाल की पहाड़ी देखी। विंध्यन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपने जोबट हिल देखा, उसके बाद कैमूर की पहाड़ी देखी, पारसनाथ की पहाड़ी देखी। छोटा नागपुर के पहाड़ी के अंतर्गत अगर बात करें, छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत, तो इसके उत्तर में आपने रांची का पठार, हजारीबाग का पठार देखा, दक्षिण में आपने राजी का पठार देखा, पूर्व की तरफ अगर बात करें तो उत्तर पूर्व में आपने देखा, क्या देखा, तो राजपीपला की पहाड़ी देखी। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हम लोगों ने मुख्य रूप से रांची का पठार देख लिया, इधर आपने देख लिया दंडकारण्य प्रदेश देखा। ठीक है, दक्कन का पठार के अंतर्गत हम लोगों ने टोटल देखा क्या, दंडकारण्य प्रदेश देखा, कर्नाटका का पठार देखा, आंध्रा का पठार देखा, इसको देखा। अब हमारा आ जाएगा दक्षिण का पार्ट छूटा है, और दक्षिण के पार्ट के अंतर्गत बात करें तो दक्षिणी पर्वतीय जो क्षेत्र है उनका अध्ययन करेंगे, और इसको अध्ययन कर लेंगे तो हमारा पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से जो 3 पहाड़ियां हैं उनका अध्ययन करना है, तो उसको देखते हैं। सर्वप्रथम अगर बात करें तो दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम आता है नीलगिरी की पहाड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगी, उसके अगर नीचे जाएंगे तो आपका हो जाएगा अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी, और उससे भी नीचे जाएंगे तो आपका हो जाएगा कार्डमम की पहाड़ी, या जिसे इलायची की पहाड़ी के नाम से हम जानते हैं। कार्डमम की पहाड़ी, इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, तो इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो नीलगिरी आपने देखा, उसके बाद आपने अन्नामलाई देखा, और यहाँ पे हो जाएगा कार्डमम की पहाड़ी। 3 पहाड़ियां हैं, तीनों को क्रम से देखते हैं। सबसे उत्तर में जो है नीलगिरी हो जाएगा, मध्य में अगर बात करें तो आपका अन्नामलाई हो जाएगा, और सबसे दक्षिण में हो जाएगा तो कार्डमम की पहाड़ी हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी कौन सी है, कार्डमम की पहाड़ी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है। डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो डोडा बेटा हो जाएगा। डोडा बेटा की अगर बात करें, दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी इसकी, तो माकुती हो जाएगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी, तो माकुती हो जाएगी, माकुती हो जाएगी। इसके साथ ही ध्यान रखेंगे नीलगिरी की पहाड़ियां है ऊटी
ऊटी कहाँ स्थित है? ऊटी एक पर्यटक स्थल है, ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ स्थित है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पे ही स्थित है। ऊटी कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों पे स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी की अगर बात करें मुख्य रूप से, तो इसकी स्थिति कहाँ पे है? तो ये आपका केरल प्लस तमिलनाडु के मध्य पूछा हुआ, ध्यान रखेंगे। केरल प्लस तमिलनाडु के मध्य स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों की और विशेषता क्या है? तो पश्चिमी घाट प्लस पूर्वी घाट कहाँ आके मिलती है? तो ये आपका नीलगिरी की पहाड़ियों पे आके मिलती है। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी आपने देखा, तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो था वो डोडा बेटा था। और दूसरी सर्वोच्च चोटी इसकी कौन सी है? तो माकुती है। इसके साथ साथ देखेंगे नीलगिरी की पहाड़ियों पे एक पर्यटक स्थल है ऊटी। ऊटी कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी के पहाड़ियों पे। नीलगिरी की कहाँ है नीलगिरी? तो ये केरल और तमिलनाडु दोनों में स्थित है, ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है नीलगिरी, तो केरल प्लस तमिलनाडु दोनों जगह पे हो जाए। नीलगिरी से थोड़ा सा दक्षिण जाएंगे तो आ जाएगा आपका अन्नामलाई की पहाड़ी। मिटा रहे हैं इसको। अन्नामलाई की पहाड़ी और कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी की अगर बात करें तो ये भी आपका हो जाएगा केरल प्लस तमिलनाडु के मध्य। तमिलनाडु के मध्य, केरल प्लस तमिलनाडु के मध्य स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें, तो अन्नामलाई की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है वो अनाईमुडी है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अनाईमुडी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी है, इसीलिए। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। और अनाईमुडी किसकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी? तो अन्नामलाई की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। अन्नामलाई की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। तो हम लोगों ने देख लिया, आपने नीलगिरी की पहाड़ी देख लिया, अन्नामलाई की पहाड़ी देखी, और तीसरा और लास्ट हम देखेंगे कार्डमम की पहाड़ियां सबसे लास्ट में स्थित है, उसको भी देखते हैं थोड़ा सा। कार्डमम की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ी की अगर बात करें तो ये कहां पे स्थित है? तो इसकी स्थिति जो है वो केरल और तमिलनाडु दोनों जगह हो जाएगी। केरल प्लस तमिलनाडु, ठीक है। इसके साथ ही देखेंगे, एक आपका हो जाएगा, और ये इसकी अन्य विशेषता हो जाएगी, तो ये दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी है। स्थित पहाड़ी है। इसलिए फेमस है? तो इलायची के उत्पादक के। तो ये आपने देखा संपूर्ण रूप से कौन कौन से? तो नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां देख लिया आपने। उसके बाद आपने देख लिया अन्नामलाई की पहाड़ी, और आपने देखा कार्डेमम की पहाड़ी। यहाँ पे दर्रे दो स्थित है, उसको भी आप देख लो। पहला हो जाएगा सेनकोट दर्रा, पालघाट दर्रा और सेनकोट दर्रा। पालघाट दर्रा और सेनकोट दर्रा। सेनकोट दर्रा, पालघाट दर्रा का अगर पूछेगा तो नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य, और सेनकोट जो दर्रा है वो अन्नामलाई और कार्डेमम के मध्य स्थित है। इस चीज को आप
ध्यान रखें। पालघाट दर्रा की अगर बात करें तो ये कार्ड पलक्कड़ से लेकर कोयम्बटूर को जोड़ती है, ठीक है। केरल के क्या हो जाएगा, पलक्कड़, और कोयम्बटूर को जोड़ती है पालघाट, ठीक है। तो ये आपका हो गया संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार। संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार का हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने अरावली देखा, मेवाड़ देखा, मालवा देखा, विंध्यन देख लिया, सतपुड़ा देख लिया, छोटा नागपुर पठार देख लिया। उसके बाद उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया और मुखिर की पहाड़ियां देखा। उसके बाद हम लोग ने देखा दक्कन का पठार, जिसके अंतर्गत कर्नाटक का पठार, आंध्रा का पठार देखे। उसके बाद हम लोग नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम यानी कि इन तीनों पहाड़ियों का अध्ययन किया। नेक्स्ट हमारा पार्ट हो जाएगा अपवाह के साथ। हम हमारा कुछ चीजें छूट रही है, अभी द्वीप हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, ध्यान रखेंगे, इन चीजों का अध्ययन करेंगे। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तटीय मैदान और द्वीप एक पार्ट में आएगा। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तटीय मैदान जो है और द्वीप आएगा, उसको अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम मुख्य रूप से नदियों का अध्ययन करेंगे, जहां मैं आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक बनाने वाला हूं। ऐसे ही मैप से आपकी नदियां भी करवाएंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप सभी लोग। चलते हैं, धन्यवाद।